किसी प्रयास के हमारे साथ चलने लगती है और इनकी रचनाओं में जो सादगी है और निश्चलता है उसके साथ समानांतर रूप से एक दूसरी दुनिया चलती है और उस दुनिया को समझने के लिए कई दफा ये बार बार प्रचलित मापदंडों को तोड़ने की तरफ भी आगे जाती दिखाई देती हैं और एक खालिश यायावरण के भीतर बसता है जो बार बार प्रकृति की हर घटना को पूरे कौतुक के साथ देखना चाहता है, उसी निगाह से देखा जाना पसंद करता है। और जितना मैं जानती हूँ कि उनके लिए खुशियों के मायने भी बहुत सादा बहुत सुलभ है। तो अपने बाह्य स्वरूप में ये यात्रा वृत्तांत हमें दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे हम इसको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यात्रा दरअसल या बाहर की ना होकर भीतर की यात्रा के रूप में तब्दील हो जाती है और धीरे धीरे हम लेखक के साथ अपने भीतर की यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। तो मूल रूप से यात्रा वृत्तांत होने के बावजूद मैं इसे मूल्यों और स्वधर्म परायणता के लिए आग्रह से भरे पूरे एक वृत्तांत के रूप में देखती हूँ, जिसको पढ़ना दरअसल अपनी आत्मा को बार बार गुहारना है, उसको थोड़ा और चमकदार करना है, थोड़ा और ताज़ापन बना देना है। तो इस तरह की एक कृति हमारे बीच में पल्लवी जी लेकर के आई हैं और इसका लोकार्पण आज यहाँ पर है। तो थोड़ा सा पल्लवी जी का परिचय भी आपको दे दूँ कि ये भारतीय प्रशासनिक सेवा पुलिस सेवा की अधिकारी हैं और अधिकारी के तौर पर अधिकारी हैं, पर अधिकारी के तरह की अधिकारी नहीं हैं। आप मूलतः शिवपुरी से आती हैं और इनका एक अनजाने गुलिस्तान क्या होगा इस नाम से रंग प्रकाशित हो चुका है, रंग संग्रह और तुम जहाँ भी हो इस नाम से कविता संग्रह इनका आया, जिस पर इन्हें भाभीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और लेखन के अतिरिक्त ये बहुत ही शानदार फोटोग्राफर है, बर्ड फोटोग्राफी में इनकी बहुत रुचि है और पूर्णतः देखा जाए तो प्रकृति के जितने नजदीक कोई हो सकता है या किसी को होना चाहिए वैसा हम पल्लवी जी को पाते हैं। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आज की किताब के लोकार्पण की एक जो प्रक्रिया है वो शुरू करती हूँ और आप सब 4 दोस्तों को जो इस यात्रा के साक्षी रहे हैं, पल्लवी जी, देवेंद्र जी, कुश जी, मल्लिका जी और उनके साथ उनके परिवार सदस्य रागिनी जी और अशोक जी को मैं उस पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और इस लोकार्पण के कार्यक्रम को करें। दरअसल जब किसी किताब का लोकार्पण हो रहा होता है तो वह अपनी पूरी अच्छाइयों के साथ, तमाम संदेहों के साथ, तमाम बातों के साथ आपके बीच में होता है। तो किताब होती है वो दरअसल आज बातचीत का विषय सिर्फ इसलिए है कि आज खुशी का दिन है, आज उत्सव का दिन होता है। जब किताब लोकार्पण पे आती है तो वह हमारे सामने पहली बार आ रही है, तो जिससे हम खुश होकर के किसी नई बहू का मुंह देख रहे होते हैं, खुश होकर के उसकी अगवानी करते हैं। ठीक उसी तरह से आइए पढ़िए। तो इस तरह से उस तरह से हम आज इस सदन में अंतिम पंक्ति से भी उठती तालियों के बीच इस किताब का स्वागत करेंगे। नई आमद का साहित्य में बहुत बहुत स्वागत है और पल्लवी जी से मेरा आग्रह है कि मैं मंचा सिंह हूँ और उनके दोनों साथी वार्ताकार जो हमारे बीच में रह चुके हैं, सुदीप सोनी जी और श्रुति कुशवाहा जी, आप दोनों भी मंच पर आए। जैसा मैंने कहा कि पल्लवी जी के साथ हम केवल एक खुश देश की यात्रा पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ अपने भीतर के सफर को भी हम एक बार देखेंगे, इसको भी टटोलने की कोशिश करेंगे।
आपसे बातचीत करेंगे श्रुति कुशवाहा जी। और श्रुति कुशवाहा जी साहित्य में बड़ा जाना पहचाना नाम है। अपने मुखर और बाकी तेजों के कार्य में पहचानना कठिन नहीं है भीड़ के भीतर। और एक कश्मकश नाम का कविता संग्रह इनका प्रकाशक है, जिसे वागीश्वरी पुरस्कार मिला था। ये पेशे से पत्रकार हैं और फिलहाल स्वतंत्र लेखन और पत्रकारिता कर रहे हैं। दूसरे वार्ताकार के रूप में हमारे साथ हैं सुदीप सोनी जी। सुदीप सोनी जी कवि हैं, पटकथा लेखक हैं, निर्देशक हैं, परिकल्पक हैं, सलाहकार हैं और बहुत अच्छे सिनेमा क्रिटिक भी हैं। आपके एक जो लिखित और निर्देशित पहली फिल्म थी I2, उसको देश विदेश में सराहना मिली। और आज जिस फिल्म ने धूम मचा रखी है कनिष्का, क्योंकि भोपाल की एक चांदना के ऊपर है, उस फिल्म के लिए जो क्रेडिट है वो सुदीप सोनी जी को जाता है। अब इन्हें सिनेमा पर श्रेष्ठ लेखन के लिए पुनर्नवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। हमारे साथ राजेश मिश्रा जी भी पधार चुके हैं और आज वे पल्लवी जी की किताब का अंश पाठ यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मेरा आग्रह है कि कृपया बेटी मंचासीन हो। किसी कवि के लिए सबसे अच्छी घटना कोई पूछे तो और यह है कि उसे एक विशुद्ध पाठक प्राप्त हो जाए जो लिखने की जहमत ना उठाता हो। तो ऐसे पाठक हैं राजेश मिश्रा जी। ये लिखने लिखाने के मोह में नहीं पड़ते हैं और लिखने लिखाने के मोह से परे ये विशुद्ध पाठक हैं। बहुत सुंदर कविताओं का चयन करते हैं और अगर कोई ये ना जाने कि ये भी पुलिस सेवा के अधिकारी हैं तो यकीनन यही कहेंगे कि आकाशवाणी के उद्घोषक। तो ये जिस तरह से अभी जब ये बात करेंगे तो आप मेरी इस बात से सहमति रखेंगे। और बहुत सब हमारा जो सब लोग हैं जो मंच पे आ चुके हैं, तो बड़े आग्रह से सम्मान से मैं दोनों वार्ताकारों से आग्रह करती हूँ कि आज की बातचीत शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया रक्षा जी, आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मेरे बहुत प्रिय लेखक हैं निर्मल वर्मा। उनकी एक किताब है चीरों पर चांदनी। खुशबू होती है कि उसमें वो ऐसा लिखते हैं कि एक पुरानी चीनी कहावत है कि 1000 मील की एक यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। और वो कौन से अनाम क्षण होते हैं जिसमें आंखें मूंद कर हम वो कदम ले लेते हैं, वो मेरे लिए बहुत रहस्य से भरा है। तो यकीनन ये जो पंक्ति है वो हम सभी के लिए, लेखक के लिए भी, यात्रियों के लिए भी रहस्य ही है एक यात्रा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि खुश देश का सफर जो जस्ट अभी लोकार्पित हुई वो रहस्य नहीं रहे हम सभी पाठकों के लिए। और ये जो खूबसूरत कवर है, इस पर एक दरवाजा है। मैं चाहता हूँ वो दरवाजा पल्लवी जी खोलें और हम सबको खुश देश के सफर पर लेकर चले। तो इस किताब के बारे में आप ही हमको बताएं। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। जो आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत सबको नमस्कार। माहेश्वरी जी का धन्यवाद, राजकमल प्रकाशन का धन्यवाद। और यहाँ से ही मैं सबसे पहले प्रकाशन के धन्यवाद के साथ साथ इस किताब के संपादक सत्यानंद निरुपम जी और शिप्रा, इन दोनों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने किताब के शीर्षक से लेके कवर चयन में और साथ ही किताब की जो गलतियाँ थी रूप से उनको सुधार के और किताब को एक संपादन दिया, जिसके बाद इस रूप में ये किताब यहाँ सामने आई है। तो इसके बाद मैं सुदीप की सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। सवाल क्या, हम बातचीत ही कर रहे हैं। तो ये जो किताब है खुश देश का सफर, तो ये जो किताब है ये 2019 में जब हम 4 दोस्त भूटान के सफर पर जाने का विचार बनाया था और उसके बाद सफर की तैयारी, उसके बाद सफर पे जाना और लौट के आना, और इस बीच में क्या क्या घटा, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या सुखद अनुभव हुए, कुल मिला के ये उस पूरे यात्रा का एक वृतांत है जो मैंने लौट कर यात्रा से, ये जून 2019 में ये यात्रा हमने की थी, 5 जून 2019 से, और ये
15 दिन की यात्रा थी, 19 जून 2019 तक। तो उसका पूरा इसमें वर्णन है और इसमें आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसमें एक यात्रा को मैंने किस तरीके से देखा। और यह भी एक बात है कि जब हम कुछ लोग साथ में यात्रा करते हैं तो वो एक साथ भी होता है और सभी उस यात्रा को अपने अपने निजी तौर से भी देख रहे होते हैं। वो उनकी निजी यात्रा भी होती है और सामूहिक यात्रा भी। तो इस तरह से हमने यात्रा की। और भूटान क्यों गए, ये मैंने शुरू में लिखा भी है कि भूटान ही क्यों। एक्चुअली ये हमारी चारों की पहली विदेश यात्रा भी थी, इसके पहले हम लोग कभी गए नहीं थे। तो जब एक मूवी आई थी लंच बॉक्स, तो लंच बॉक्स में जो नायिका थी वो खत लिखती थी नायक को, और उसमें उसने एक जगह कहीं लिखा था कि चलो भूटान जाकर बस जाते हैं, वहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत हाई है। तो वो एक नई चीज थी, तब तक मुझे नहीं पता था उस बारे में ज्यादा। तो थोड़ा बहुत उस बारे में पढ़ा, जाना, और फिर ये जानने की उत्सुकता हुई कि जब शुरुआत कर रहे हैं तो क्यों ना अपने पड़ोसी देश से की जाए, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जाए, ना केवल साइट सीइंग करके ना लौटा जाए, ये जानने की कोशिश की जाए कि आखिर क्या है, वो कौन सी चीज है जो यहाँ के नागरिकों को इतना खुश रखती है कि वो विश्व में सबसे खुशहाल नागरिकों के तौर पर जाने जाते हैं। तो बस इस उद्देश्य को लेकर हम लोग वहाँ पे गए, और यात्रा का जो हमने माध्यम चुना वो भी हमने भोपाल से लेके भूटान तक बाय रोड अपनी ही कार से यात्रा की। तो इस दौरान ऐसे बहुत सारे इलाकों से गुजरना हुआ जहां हम पहले कभी भी नहीं गए थे, और हर जगह जिसको बोलते हैं कि थोड़ी थोड़ी देर में हर जगह की फील बदल जाती है, जगह की प्रकृति बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। तो वो सब देखते घूमते हम लोग 15 दिन हमने बिताए, जिसमें से 7 दिन भूटान के थे। तो इस बारे में ये पूरी यात्रा है। भूटान में नमस्ते को खुशी जान को कहते हैं। तेलुगु किताब पढ़ने मुझे पता चला। किताब जब मेरे हाथ में आई तो मेरे पास 2 दिन थी, उसको टास्क की तरह करना था, क्योंकि मैं पढ़ के ही सवाल करना चाह रही थी। स्पेसिफिक तौर पर नहीं, तो मुझे लगा यार डायलॉग पढ़ना है, जनरल नॉलेज करनी है, लेकिन जब पढ़ने बैठी इतना रोचक है, बड़ी सामान्य बोलचाल की आम भाषा में। दरअसल पल्लवी की खासियत है कि ये बड़ी सुंदर होती है और एक क्षण में इसकी निमिष में वो एकदम से दर्शन शुरू कर रखती है। तो आनंद आया पढ़कर। तो बधाई सबसे पहले दोस्त को। शुरुआत से शुरू करते हैं, आगे बढ़ने से पहले अपने लिखने में क्या निकलती है, सारी प्लान करती है, और जो निकलने होती है उससे पहले मेरा खुद का बोल होता है। मुझे लगता है कि कई बार हम निकल चुके होते हैं, हमें अपने अनुकूलन स्थितियाँ नहीं, ये कब होता है या फिर ये होता है मजा नहीं आ रहा, कुछ और सोचते हैं। शुरुआत में खुद का बोल आमतौर पर सही देते हैं, क्या आप भी बोल रहे हैं? ये आप सही बोल रही हैं कि ये आज से नहीं है, काफी वर्षों से है कि जब मैं प्लान्स बनाती हूँ तो बहुत ही उत्साह में रहती हूँ। सारी चीज़ों की तैयारी करना, उस जगह के बारे में जानना, और सामान की पैकिंग करना, और लेकिन निकलने के ठीक 10 मिनट पहले समझ लीजिए, जब सामान पैक होके गाड़ी में रखा हो रहा होता है, उस वक्त एक अजीब सी फीलिंग आती है, और मैं चुपचाप 5-10 मिनट तक उसी फीलिंग में रहती हूँ। और मैं भी उसका कारण अभी तक नहीं चीन पाई हूँ कि ऐसा क्यों होता है, और मुझे लगता है कि मैं क्यों जा रही हूँ। अच्छी खासी तो बैठी हूँ घर में, क्या जानना है, क्या जाना है, इतने सालों से सफर कर रहे हैं, और निकलते समय एक अजीब सी मनस्थिति हो जाती है, और ये मनस्थिति 5 से 10 मिनट 15 मिनट के करीब रहती है। फिर मैं कई बार ऐसा नहीं है कि मैंने इस पर सोचने की कोशिश नहीं की कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, कि एक अजीब सी खिन्न सी मानसिकता बन जाती है कि क्यों जाना है। और जैसे ही निकलती हूँ, गाड़ी में बैठी और मुश्किल से 5 से 10 मिनट वीआईपी रोड तक भी नहीं पहुंचती होंगी, और उसके बाद मन वापस उत्साह से भर जाता है, और फिर इतनी ज्यादा मैं सफर की हो जाती हूँ कि अगर 15 दिन का सफर है, 20 दिन का सफर है, या जितनी भी दिन का सफर है, मैं लौट के कभी घर में पूछती भी नहीं हूँ कि घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं किसी को फोन नहीं करती
किसी को भी फोन नहीं करती। तो मुझे लगता है कि पता नहीं होगा, जड़त्व का सिद्धांत होगा जो स्थिरता से गतिशीलता में जाने का विरोध करता है थोड़ी देर को, तो यही होगा। बाकी कारण तो मैं अभी तक भी नहीं समझ पाई हूँ। बिल्कुल श्रुति, आपने जो कहा वो वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। जब इस किताब को मैंने उठाया तो मैं पढ़ता चला गया, और वही अभी मैं दोपहर अभी जस्ट मैं बदलगी से ये बात ही कर रहा था कि फिलहाल मैं भूटान तक पहुंचा हूँ, मैंने थिम्पू तक गया हूँ, और क्योंकि हमारे पास समय कम है तो मैं सीधे भोपाल से आपको थिम्पू ही ले जाता हूँ, क्योंकि किताब में जो है वो आप जब पढ़ेंगे तो पहले लखनऊ और फिर मुजफ्फरपुर और फिर कई जगहों से होते होते हम वहाँ तक पहुँचते हैं। तो क्योंकि इसका नाम है कुछ देश का सफर, तो मैं आपसे कुछ एनेक्डोट्स वहाँ के जानना चाहता हूँ। जैसे मैं एक पढ़ रहा था और मैं चाहूँगा कि राजेश जी उस अंश का पाठ भी करें, पर उसके पहले कुछ एनेक्डोट्स मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों भूटान जो है वो कुछ देश कहा जाता है। से उसमें बच्चों का एक उदाहरण है, वो बच्चे लोग स्कूल से वापस आ रहे हैं और उनके पास में पॉलीथीन में पानी भरा हुआ है, उसको जो है वो पौधों को पानी देते हुए जा रहे हैं, या ऐसे ही कुछ और भी बहुत सारे इंसिडेंसेस हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे कुछ आप जरूर साझा करें। हाँ, ये बात सही है कि जब हमने देखा थिम्पू में पहले ही दिन था हमारा और हम लोग बुद्धा पॉइंट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में स्कूल से छुट्टी का टाइम था और यूनिफॉर्म पहने छोटे छोटे बच्चे थे, सबके हाथ में एक डब्बा था, पेड़ों में पानी डालने वाला डब्बा, और सारे बच्चे सड़क पे पानी डालते हुए आ रहे थे। हमने बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर हमने जब पूछा, वहाँ पता किया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या इनको कोई प्रोजेक्ट मिला है स्कूल का, या फिर इनको आज कहा गया है कि भाई आज सैटरडे है या फलाना डे है। तो पता चला कि वहाँ की कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ की परवरिश ही ऐसी है कि सरकार की बजाय नागरिक ही अपनी जो संपत्ति है उसका ख्याल रखते हैं। और ये बच्चे जब हमको लगा जब इन मूल्यों के साथ बड़े हो रहे हैं तो फिर तो बड़े होके उनको वैसा ही नागरिक बनना है। उनके यहाँ बचपन से जीडीपी की जगह ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स ही पढ़ाया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि वो पैसों से, क्योंकि भूटान एक बहुत गरीब देश है, बहुत सारा खर्चा या मदद तो भारत करता है उनकी, तो उनको ये मालूम है कि हम पैसों से कभी भी दूसरे देशों की और उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा अपना तरीका होना चाहिए जो हमको खुश रखे और वो पैसा ना हो। तो उनकी हर छोटी छोटी चीज इसी तरह से बनी हुई है कि वो नदियों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वहां की कोई नदी आपको इतना सा भी कचरा उसमें नहीं मिलेगा। वो भगवान को जो ऑफरिंग करते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं, उसमें पानी होता है, चावल होता है और केक होता है, और उसके बाद वो लोगों में नहीं बढ़ता प्रसाद, उसके बाद वो परिंदों को डाल दिया जाता है। तो उनकी सारी चीज ऐसी है कि पानी पौधों में चला जाएगा और जो प्रसाद है, चावल है, वो परिंदे खा लेंगे। तो वो प्रकृति को सहेज के रखने के जो उनके मूल्य हैं वो उनको बहुत बहुत गुणवत्ता में बहुत उच्च नागरिक बनाते हैं। उनकी मैंने देखा प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है वहाँ की, हम लोगों से बहुत ज्यादा कम, लेकिन वहाँ पे जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो सबके लिए फ्री है। जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज हैं वो सभी नागरिकों के लिए समान है। वहाँ कोई बहुत अमीर नहीं मिलेगा और वहाँ कोई आपको बहुत गरीब नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे की मदद करते हैं वहाँ पर। तो मुझे लगता है ये जो कारण है वो बचपन से ही उनके अंदर जो मूल्य डाल रहे हैं, इसके कारण वो बड़े होकर उस तरह के नागरिक बनते हैं। और एक बात जो और मुझे लगता है कि हम लोग कहते हैं कि हमको अगर किसी को कोई सीख देनी है तो उसका फ्लो ऊपर से नीचे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नागरिकों से कहो कि आप ऐसा करें और हमारे जो आला दर्जे के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, वो उसको फॉलो ना करें। वहां का एक उदाहरण बताती हूँ कि वहां जो अभी राजा है जिग्मे खेसर वांगचुक, तो वो पहले ऐसे राजा हैं शायद विश्व के ही जिन्होंने राजतंत्र खुद राजा रहते हुए राजतंत्र हटाया और लोकतंत्र की शुरुआत की। ऐसे ही उनके पिता थे, जैसे ही उनके बेटे 28 साल के हुए
उन्होंने खुद से गद्दी छोड़ दी, जबकि वो 60 इयर्स के भी नहीं हुए थे, मतलब ऑफिशियली रिटायरमेंट एज भी नहीं आई थी। तो जब हम बाकी देशों का इतिहास पढ़ते हैं, जो भाइयों और बेटों के द्वारा पिता को कारागार में मार डालने के लिए राजा बनने की होड़ है, वहां एक राजा आसानी से गद्दी छोड़ देता है, और जो बेटा है वो भी राजतंत्र को हटा के खुद लोकतंत्र लेके आता है। तो जब वो लोग इस तरह के होंगे तो नागरिक उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। वो सम्मान सिर्फ दिखावटी नहीं है, लिखने के लिए नहीं है, बोलने के लिए नहीं है, वे मन से सम्मान करते हैं उसका, और यही मूल्य है जो उनको बहुत खुश बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। आगे चौराहे पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। कुछ बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे और उन सबके हाथ में पानी से भरा एक डिब्बा था, जिससे वे सड़क के किनारे लगे हुए पौधों को पानी डालते हुए घर लौट रहे थे। यह कोई छुट्टियों का प्रोजेक्ट वर्क नहीं था, यह उनकी परवरिश का एक हिस्सा था, उनकी जीवन शैली थी। उनको अपने देश, अपने शहर और प्रकृति के प्रति परवाह करना सिखाने का एक तरीका था। इन मूल्यों के साथ बड़े हो रहे हैं भूटानी बच्चे। धरती खुश रहेगी तो हम खुश रहेंगे, यह मंत्र जप रहे हैं भूटानी, इसीलिए कुदरत को खुश रखने का पूरा जतन कर रहे हैं। अच्छा लग रहा था। बहरहाल हम अपना खाना लेकर हॉल से बाहर टेरेस पर आ गए और वहां से नीचे घाटी का नजारा देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। निस्संदेह यह हमारी जिंदगी का मोस्ट सीनिक लंच था। नीचे घाटी में बहती हुई दो नदियां जो इतनी ऊपर से दूध की धारों से दिखाई दे रही थी। ये एक पहाड़ी के पीछे से अलग अलग बहती आ रही थी और पहाड़ी के आगे आकर एक हो गई थी। वेटर ने बताया कि ये नदियां मोचू और पोचू हैं। यहाँ चू का अर्थ नदी, मो स्त्री का प्रतीक और पो पुरुष का। इस अर्थ में दो प्रेमी यहाँ मिलकर एक होते हैं, स्त्री और पुरुष के मिलन का प्रतीक। यह कथा जानने के बाद जब उन नदियों को दोबारा देखा तो सचमुच एक प्रेमी और प्रेमिका नजर आए, जो जाने कितनी दूरी तय करके अलग अलग दिशाओं से चले आ रहे हैं और आलिंगनरत हो आगे हम सफर बने चले जा रहे हैं। यहाँ हमारी आंखें उन्हें आते हुए और मिलते हुए एक साथ देख रही हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य। प्रेम में विरह चाहे जितना लंबा हो, लेकिन अंत मिलन पर ही होना चाहिए। बहुत सुंदर है। इससे जुड़ा हुआ सवाल मैं करना प्रेम और मिलन का भी ये जानना चाहूंगी कि तुम्हारे यहाँ की नदियाँ हमको आपके हमारे यहाँ की नदियों को किस तरह से अलग है? देखिए, नदियां तो वही हैं, चाहे भारत की नदी हो, चाहे भूटान की हो, बांग्लादेश की भी हो, सभी पर्वतों से निकल रही हैं और सभी समंदर में मिल रही हैं। जितनी भी भूटान की नदियां हैं वो भी आगे चल के या तो बांग्लादेश जा रही हैं, या नॉर्थ ईस्ट में जा रही हैं, या पश्चिम बंगाल में आ रही हैं, और आगे आके कोई खंबात की खाड़ी में मिल रही है। तो नदी वही है। भूटान में अगर मोचू पोचू नाम है तो असम में आके इनका नाम बदल जाता है, लेकिन एक ही नदी भूटान में और यहाँ पर किस तरह से अलग हो जाती है। जब हम लौट के आ रहे थे तब हमने ज्यादा इस चीज को गौर किया। जब हम भूटान जा रहे थे तब हमारे लिए जितने भी नज़ारे थे सारे देखे हुए थे, बचपन से देखते आ रहे हैं, चाहे वो नदी हो चाहे सड़कें हो, तो कुछ हमको ऐसा अलग लगा नहीं, तो उसके बारे में बात करने की जरूरत भी नहीं महसूस हुई। लेकिन जब हम भूटान से लौटे उसके बाद जब हमने सारी नदियां देखी और तब जो कंपैरिजन किया तो उससे समझ में आया कि जैसे भूटान से लौटे, फुनशोलिंग वहाँ का एक जो एंटर करते हैं वो शहर है, फुनशोलिंग से वापस आए
तो शायद आधा घंटा चले होंगे। तो एक जून का महीना था और काफी गर्मी थी। तो एक साइड में नदी देखी जो सूखी थी, लेकिन उसकी तलहटी के जो गोल सफेद पत्थर थे वो दूर तक उनका पत्थरों का बैग बिछा हुआ था, और उन पत्थरों पे टनों कचरा, जो खंती बोलते हैं हमारे यहाँ, वो पड़ा हुआ था। मैंने भूटान की किसी भी नदी में इतना तो छोड़ो, मतलब देखा भी नहीं कि किसी बच्चे ने या किसी भी स्त्री पुरुष ने वहां पर कुछ भी फेंका हो या कुछ भी गंदगी की हो। आप सारी नदियों को एकदम साफ सुथरा पाएंगे, और ये भी उनकी परवरिश का हिस्सा है। नदियों का उनको, चूंकि प्रकृति में जंगल का, पहाड़ों का, धरती का जिस तरह आदर करना सिखाते हैं, उसी तरह नदियों की रिस्पेक्ट करना भी उनकी परवरिश का हिस्सा है। तो मुख्यतः भारत की नदियों में और वहाँ की नदियों में यही फर्क है, वहाँ पे नदी साफ करने के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं बनता, और ना ही उसके लिए कोई अलग से सरकार बजट सैंक्शन करती है, क्योंकि इसका ध्यान खुद नागरिक ही रखते हैं। तो ये एक मेजर फर्क है। मैं एक सवाल इसकी रचना प्रक्रिया पर आपसे करना चाहता हूँ। जब आप सब भी इस किताब को पढ़ेंगे, जो मुझे एहसास हुआ, ऐसा शायद आप भी उससे सहमत होंगे, कि ये कहीं कहीं पर डायरी जैसी भी है, कहीं कहानी भी मुझे लगती है, यात्रा वृतांत भी है, और संस्मरण जैसा भी मुझे इसमें लगा। तो ये आपने लिखा कैसे? यानी कि आप हर दिन लिख रही थी, या जब यात्रा संपन्न हुई, खत्म हुई, तब आप इसको लिख रहे थे, या फिर ये लिखने से के फिर किताब की शक्ल तक कैसी, मतलब उसकी यात्रा रही? एक्चुअली किताब जब हम सफर में जा रहे थे, तब कहीं तक मेरा इरादा नहीं था कि मैं इस किताब को लिखूंगी या ये संस्मरण लिखना है। इसका श्रेय लिखवाने का सत्यानंद निरुपम जी को जाता है। मेरी 2 दिन पहले उनसे कोई बात हो रही थी, और मैंने उनसे जिक्र किया कि मैं 3 दिन बाद में निकल रही हूँ यात्रा पे, बाकी बात लौट के होगी। तब उन्होंने बोला कि पल्लवी जी, ये किताब मुझे चाहिए। तो मैंने कहा, मैं किताब तो लिखनी ही वाली हूँ। तो बोले, नहीं, लिख दीजिए। मैंने कहा, चलिए सोचती हूँ। तो वो उन्होंने दिमाग में बीज डाल दिया। तो क्योंकि सफर के साथ लिखना मुमकिन नहीं होता है, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत नोट्स मैंने ले लिए थे, जैसे डायरी के रूप में कुछ आधा पेज, 1 पेज, जो मुझे उस दिन लगा, क्योंकि बाकी चीजें तो मैं बाद में भी लिख सकती हूँ, लेकिन उस पल पे जो मैं महसूस कर रही हूँ वो मैं शायद 4 महीने बाद या 5 महीने बाद नहीं लिख पाती। तो उस दिन मैंने जो महसूस किया, या उस दिन का जो मेरी मन स्थिति थी, उसको जरूर मैंने डायरी के तौर पर उतारा। जो आप बोल रहे हैं कहीं कहीं डायरी जैसा है, तो वो उसी समय का लिखा हुआ है जहाँ जहाँ ये डायरी जैसा है, और जहाँ जहाँ ये किस्से जैसा है वो बाद में आकर लिखा गया है। तो इसकी रचना प्रक्रिया तो खैर कुछ खास नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला ही संस्मरण था। इसके पहले मैंने कभी कोई ऐसे संस्मरण लिखे नहीं थे, छोटे मोटे लिखे होंगे। बहुत दिमाग लगा के मैंने इसकी कोई वो नहीं बनाई। बस ये था कि जो मैंने वहाँ पे, मैं चाहती थी कि जिस जगह मैं जा रही हूँ उसका थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से मुझे पता हो, प्राकृतिक दृष्टि से मैं उसके करीब जा सकूं, और ये केवल एक टूरिस्ट गाइड की तरह ना हो कि कौन कौन सी जगह है, वहां जाने के लिए आपको क्या क्या साधन मिलेंगे, वहां आप क्या क्या देख सकते हैं, और मंदिर खुलने का टाइम क्या है, कब बंद होते हैं, इस तरह से ना होके वहां पे मैंने क्या महसूस किया, वहां के लोगों से मैं किस तरह जुड़ी। क्योंकि किसी भी जगह पे जाना, मुझे वहां की प्रकृति और संस्कृति दोनों को एक साथ जानना मुझे पसंद आता है, और मैं किसी भी जगह को इसी तरह से घूमती हूँ। तो बस इसी तरह से, चूंकि हम 4 लोग थे, तो 4 लोगों के बीच में हंसी मजाक, झगड़े, वो सब जो होता है 4 लोगों के बीच, वो सब भी होता गया, मौज मस्ती भी हुई, तो वो सब भी दर्ज, वो भी होना ही था। तो वो सारा भी दर्ज किया, किन किन लोगों से मैं मिली, उन लोगों ने वहां के बारे में क्या बताया, वो सारी चीजें भी दर्ज हुई। और इसके साथ साथ में जो मेरी एक, मैंने वहां पे क्या छोड़ा और क्या मैं वहां से लेकर आई, वो भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। तो बस ऐसे ही छोटी छोटी चीजें मैं दर्ज करती चली गई। और सच बताऊं तो जब मैं लिखने बैठी थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं 10-15 हज़ार शब्द से ज्यादा लिख पाऊंगी। तो मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि किताब भी लिख पाऊंगी, मैं किताब की शक्ल में आ भी पाएगी। लेकिन जब मैं वाकई में लिखने बैठी तो पता ही नहीं चला कि कब वो 75-80 हज़ार शब्द हो गए और एक किताब बन गई। तो
कोशिश की है उसने कि जो जो मैंने देखा अपनी आंखों से और अपने जहन से उसको उतार पाई। भूटान एक गरीब देश है और भूटान एक गरीब देश है। आपने जैसा बताया मैं किताब में पढ़ी एक कहता है कि हम अपने बच्चों को पैसे से खुशी खरीदना नहीं सिखाते, क्योंकि अगर उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी तो वो बाद में दुखी होगी। तो हम अपने ही धन और संसाधन में कुछ पैदा सिखाते हैं। इस बात का आपने सुंदर संवाद किया है। आपने कहा है कि कोई प्रतियोगिता न करके प्रतियोगिता जीत लेते हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। सब गृहस्थ रूप में कैसे देखते हैं? एक्चुअली ये हमारे लिए भी एक बहुत एक सरप्राइजिंग चीज थी। एक होटल में हम लोग रुके हुए थे थिम्पू में, और वहाँ के जो मालिक थे उनसे मेरी बात हो रही थी। तब उन्होंने ये बात मुझे कही कि मैंने उनसे, मैं जहाँ भी जाती थी मैं यही पूछती थी कि आप लोग इतना खुश कैसे हैं। मुझे वो राज जानना है कि खुशी का एक्चुअली राज क्या है। तब उन्होंने मुझे ये बताया कि हम लोग हमारे बच्चों को बताते हैं कि पैसा खुशी नहीं है, और हमारे पास जो कुछ भी है हमको उसी में ही खुश रहना आना चाहिए, और ये नामुमकिन नहीं है। क्योंकि वहाँ पे लोगों को इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को, और सदियों से ये 7वीं शताब्दी से उनके यहाँ जो धर्म आया, गुरु रिम्पोचे लेकर आए धर्म को, तो बौद्ध धर्म ही है, सभी लोग एक ही धर्म मानते हैं। और वहाँ पे उस पूरे धर्म में उनकी जो बोध कथाओं के जरिए, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं उनकी, तो बोध कथाओं के जरिए, चित्रों के जरिए वो अपने बच्चों को प्रकृति से ही जोड़ रहे हैं। और सारी कथाएं एक दूसरे की मदद करना, और इसके लिए एक बहुत सुंदर सी बात मैं बताती हूँ जो इसी किताब से मुझे याद भी आई है कि हम लोग एक थाने भी गए थे। अब चूंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ तो थोड़ा सा मन ये भी जानने को कर गया कि भाई यहाँ पे क्राइम किस तरह के हैं और किस तरह के लोग यहाँ पे थाने में आते हैं, पुलिसिंग कैसी है। तो उन्होंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पे जो झगड़े होते हैं, किसी मोहल्ले में कोई झगड़ा हो गया तो एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ होता है। तो बड़े झगड़े की या कोई भी झगड़े की खबर पाते ही वो घंटा बजा देते हैं। तो घंटा बजाते ही सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो पुलिस तक जाने की नौबत बाद में आती है, आपस में ही सब उसको समझा बुझा के उस मामले को शांत कर लेते हैं। तो ये एक बड़ी सुंदर चीज थी। फिर उन्होंने बोला कि भाई अगर हम दूसरे देशों से तुलना करेंगे तो हम तो कभी खुश रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो सबसे गरीब देशों में से एक है। तो वो लोग बहुत साफ सुथरे रहते हैं, बहुत खूबसूरती से रहते हैं। वहाँ के लड़के लड़कियां आपको हर दम अच्छे कपड़े पहने हुए हमेशा प्रेजेंटेबल दिखेंगे। अगर वो सड़क पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी वाला है तो वो हमेशा पैदल वाले को देखते ही रुक जाएगा। वो लोग बिल्कुल हड़बड़ी में नहीं है, उनको कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं है, और वो इस बात से बहुत खुश है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए मैंने उसमें लिखा था कि उनका किसी से कंपटीशन ही नहीं है, और इसीलिए वो इस कंपटीशन को जीत ले रहे हैं। मतलब उन जैसा कोई है भी नहीं। हम लोग तमाम तरह की खुशी की खोज करते हैं, तो तमाम मंत्रालय बनाते हैं और उसके बारे में बताते हैं खुश कैसे रहें, लेकिन उसकी आत्मा तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है, जो कि भूटानियों ने जिसको सिद्ध कर लिया है। एक बार फिर हम कुछ अंशों का पाठ सुनते हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूँ। अच्छा, ये बताओ तुम दोनों कि भूटान में सब इतने खुश कैसे हैं? स्कूलों में क्या पढ़ा रहे हैं? क्या वैल्यूज हैं जो तुम लोगों को इतना खुश रखते हैं? मैंने असली बात जानने की उत्सुकता में ढेर सारे सवाल दाग दिए। हमारे यहाँ ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स बचपन से पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ नेशनल ग्रोथ को प्रोडक्टिविटी से नहीं, हैप्पीनेस से मापते हैं। हम सब लोग खुश हैं, गरीब भी खुश हैं, अमीर भी खुश हैं। हाँ, वो तो हम जानते हैं, लेकिन खुश क्यों है सब? क्या तुम लोगों की कोई एम्बिशन नहीं है? असली बात अब तक निकल कर नहीं आ पा रही। हमारे पास जो कुछ भी है हम सब उससे संतुष्ट हैं। हमें यही सिखाया गया है बचपन से। ऐसा नहीं कि हमें एम्बिशन नहीं है, लेकिन लालच नहीं है ज्यादा पैसा कमाने की। हमारी जरूरतें सीमित हैं और हम उन्हें मेहनत करके आसानी से पूरा कर लेते हैं। नेचर और अपनी धरती से हम बहुत प्रेम करते हैं और उससे जितना लिया उसे लौटाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हर मंदिर में पानी, चावल और घी का भोग लगाते हैं और पूजा के बाद पानी पौधों में डाल देते हैं।
और चावल और केक परिंदों को खिलाते थे। अद्भुत। जो प्रकृति से प्रेम करेगा उसका खुश रहना तो स्वाभाविक है, और यही इनकी संतुष्टि की निर्भरता पैसे और भौतिक संसाधनों पर कम कर देता है। तो ये कारण है इनके खुश और संतुष्ट रहने का। थैंक यू। ऐसा लग रहा है कि हम सुनते जाएं आपसे, पर मैं एक सवाल आपकी बात से ही मेरे जहन में आया। जैसे आपने बताया कि आप पुलिस थाने वहां पर गए, मैंने पढ़ा भी कि कई जगह जैसे ट्रैफिक जाम मिल रहा है तो आप लिख रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है कि सड़क पे आके ट्रैफिक को क्लियर करें, या एक जगह पर मैं वो देख रहा था कि होटल में कुछ व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी और आप उनको पानी के लिए बोलते रहे, पर आधे बहुत समय तक पानी नहीं आया, तो पर उस समय आपने कंट्रोल किया। तो वो लीलापाजी साहब का भी है, हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी जिसको भी देखना बार बार देखना। जब हम यात्रा पे होते हैं तो हम बहुत सारे होते हैं इंसान, हम अपने आप से भी बहुत अलग एक व्यक्ति होते हैं, फिर एक यात्री भी है, पुलिस ऑफिसर आपने उसका जिक्र किया, और लेखन भी कहीं ना कहीं माइंड में तो था, और उसके साथ साथ कुछ चुनौतियां भी, मसलन जैसे कई जगह वॉशरूम्स के बारे में आपने जिक्र किया, और वो यहाँ नहीं मतलब भारत में भी वही है, और शायद वहाँ भी आप कह रहे थे कि जिस तरह की दिक्कतें रहती हैं, तो इन सब में मतलब संतुलन, और हालांकि वो पुरुष और स्त्री के बीच का भेद नहीं होना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि आप स्त्री चाइल्ड भी मतलब स्त्री के रूप में भी सारी चीजों के साथ दो चार हो रही हैं, तो ये सारा संतुलन अलग अलग किरदारों का ये कैसे बैठता है यात्रा में? क्योंकि स्वभाव ही एक यात्री का है, तो इसलिए हम लोग चाहते तो कर सकते थे कि यहाँ से ही सारी बुकिंग्स होटल्स की आजकल तो बहुत आसान है, बुकिंग करा के जा सकते थे, तो हम सारी परेशानियों से बच भी सकते थे। जितना वक्त हमको होटल ढूंढने में लगा, कहीं कुछ परेशानी आई, कहीं कोई परेशानी आई, लेकिन मुझे ये लगता है कि यात्रा का मेरा जो एक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक सुविधाजनक अगर हम यात्रा कर ली और वैसे ही जैसे गए थे उसी सुविधा में गए, सुविधा से लौट आए, तो हासिल बहुत कुछ ज्यादा होता नहीं है। परेशानियों को मैं सफर का एक जरूरी हिस्सा मानती हूँ, तो और लगातार सफर ने ही ये सिखाया है कि अब मैं परेशानियों को मैं बल्कि हम लोग सभी साथी अब थोड़ा सा आसानी से लेने लगे हैं। कहीं ट्रैफिक जाम मिल जाए, 2-4 घंटे रुकना भी पड़ जाए, कहीं कोई बात नहीं, होटल अच्छा नहीं मिला, वॉशरूम तो खैर, हालांकि भूटान में हमें ये दिक्कत नहीं आई, ये भी मैं बताना चाहूँगी। भूटान के पहले ये वॉशरूम्स की दिक्कत यही ज्यादा थी हिंदुस्तान में, और बहुत कमाल के वॉशरूम मेरे अनुभव हैं जो उसमें लिखे हुए हैं मैंने। तो उसमें ये रहता है कि जब हम निकलना एक बार शुरू करते हैं तो परेशानियों से खिन्न भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि खिन्न नहीं होते, क्योंकि आप दिन भर का आपने 10-11 घंटे का सफर किया, और सफर करने के बाद आप कहीं पहुंचे और वहां पे फिर कभी खाने में देर हो रही है, कभी पानी लाने में देर हो रही है, या फिर साफ सुथरा बिस्तर नहीं मिला, आराम नहीं मिला, तो थोड़ी खिन्नता आती है। लेकिन ये भी भूटान का ही कमाल है। शुरू में हम पहुंचे तो हम लोग बड़े मजे ले रहे थे इस बात के, क्या ये लोग इतने खुश क्यों हैं? तो हमने देखा कि अगर मजे में चल रहे हैं, हमने बोला पानी ले आओ, हाँ आ जाते हैं। अब फिर पता नहीं कोई पानी नहीं ला रहा, कुछ पूछो तो हे हंसती, अब तो समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या ये लोग कर क्या रहे हैं। मतलब फिर 2 दिन ऐसे ही बीते, ये लोग ना पानी ला रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, सामान गिराते ले जा रहे हैं, सामान गिर गया तो 2 लड़कियां सामान ले जा रही है हमारा होटल के अंदर, और सामान गिर गया तो दोनों भी हंसने लगी, वही सामान गिरे सामान के साथ में। तो हम लोग को लगा ये चक्कर क्या है ये, तो शुरू में तो हम लोग को समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ कि एक बुक स्टोर पे गए हम लोग फर्स्ट डे, तो एक किताब खरीदी, एक लिंडा लीमन की किताब थी, मैरिड टू भूटान, और उस दिन में जाते ही मैंने शुरू के 7-8 पेज पढ़े, और उस किताब ने इतनी मदद की भूटान को समझने में, तो वो समझ में आ गया कि ये लोग ऐसे ही हैं, हमको इनको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमको इनकी जो देर करना या इनकी जो स्लोनेस है वो कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। हो सकता है अगर उनकी तरफ से देखें तो उनको हमारी रफ्तार परेशान करती हो, हम तेजी में हैं, हड़बड़ी में हैं, वो किसी चीज में हड़बड़ी में नहीं है। अगर सामान 10 मिनट बाद पहुंच जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा,
अगर पानी यहाँ 5 मिनट बाद आ जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो उनका पूरा ऐसे लेट बैक लाइफ है। और अगर यात्रा के मायने ही नहीं है ना कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं तो उनको अपने मुताबिक ढालने की बजाय जैसे वो हैं, क्योंकि हम उनके घर जा रहे हैं, जैसे वो हैं हम उनको वैसे ही एक्सेप्ट कर लें तो शायद हम परेशानियों को आसानी से लेना सीख जाएंगे। और ये हमारे साथ हुआ भी। इसका हम लोगों ने अपने ऊपर असर देखा कि 7 दिन बाद जब हम लौटे तो हम लोग बहुत काम थे छोटी छोटी चीजों को लेके। और हमको नहीं बजाने की कोई जरूरत थी। कोई ट्रैफिक में अगर गाड़ी फंसी हुई है तो हमको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। कोई वेटर को हमने बोला और वो 15 मिनट तक उसने सुना नहीं या सामान नहीं लेकर आया तो हमको उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। और ये बात तो मुझे लगता है कि आज तक भी मेरे साथ है कि मैं बहुत छोटी छोटी चीजों को उतना इरिटेट नहीं होती हूँ। और बहुत तब जल्दबाजी नहीं है, ठहराव आया है। शायद उनको याद कर लो तो और वो जिंदगी में ठहराव आ जाता है। आपने ट्रैवलर और टूरिस्ट और दरअसल हम यात्रा की बात कर रहे हैं, फिर वो इंसान हो या कुछ भी, यात्रा एक बाहरी होती है, उसके साथ ही समानांतर की यात्रा भी लगातार चलती रहती है। इसलिए आपने बहुत जरूरी बात की है कि घर के समीप जाने के तौर तरीके। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी हमें प्रकृति से संवाद करना सीखना है, खासकर हम भारतीयों को बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। आप एक यात्रा क्या तौर तरीके होने चाहिए, हमें प्रकृति के करीब जाना है तो हमें क्या सीखना चाहिए? मुझे लगता है मौन सबसे जरूरी है। इसके अलावा आप क्या बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है हिंदुस्तानियों को तो अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। ट्रैवलर तो अभी बन ही नहीं पाए हैं, लेकिन एज ए टूरिस्ट भी कहीं जाते हैं तो हम उस जगह का सम्मान भी नहीं कर पाते हैं। जो एक बेसिक रिस्पेक्ट होती है किसी जगह की, वो भी हमें नहीं आता है। हम जंगल में जाते हैं और जंगल में हमको पता चलता है कि कुछ लोग अपनी एक बड़ी सी गाड़ी लेके खड़े हुए हैं और वहां पे उन्होंने डीजे चला रखा है बहुत तेज आवाज में। हम रोहतांग में जाते हैं और वहां भी जाते हैं, इतनी सुंदर और सीरीन जगह है जहाँ पे हम लोग जो जाते हैं वो भी आपस में बात नहीं करना चाहते, वो भी हम जाकर शांति से बैठना चाहते हैं, उस जगह के साथ वार्ता करना चाहते हैं या उस जगह को महसूस करना चाहते हैं। इतनी दूर गए हैं, मतलब दारू पीना, पिकनिक करना या फिर तेज आवाज में गाने चला के और वहां पर नाचना, ये तो हम हमारे घर में भी कर सकते हैं और करते ही हैं। लेकिन जब मैं ऐसा देखती हूँ हिंदुस्तानियों को, और हर जगह होता है ये, चाहे हम पहाड़ हो, चाहे समंदर हो, चाहे जंगल हो, तो वो चीज अभी मुझे नजर नहीं आती है। कुछ लोग हैं और जिनको अगर प्रकृति के साथ जुड़ना है तो उन्हें ऐसे ऑफ बीट प्लेसेस चुनने पड़ते हैं जाने के लिए जहाँ पे अभी लोग नहीं जाना पसंद करते, या जहाँ जाने में असुविधा ज्यादा हो, जहाँ पे रोड ना हो, खराब रोड हो, बहुत पैदल चलना हो, चढ़ना हो, तब ऐसी जगह जाके हमको हमारा एक एकांत मिल पाता है। और असली मजा ही वही है कि हम किसी प्राकृतिक जगह पे जा रहे हैं, चाहे हम नदी किनारे बैठे हो, चाहे जंगल में बैठे हो, तो वो हमसे बहुत कुछ कहता है। वहां की आवाजें सुने, वहां की इतनी भिन्न भिन्न तरीके की आवाजें होती हैं, इतनी भिन्न भिन्न तरह की खुशबुएं होती हैं, और हम शांति से बैठे तो आप एक कनेक्शन जोड़ पाते हैं वहां पे। मतलब मेरी बात से वो लोग, मैं कुछ चीजें आप समझा नहीं सकते, गूंगे का गुण होता है, जिसने महसूस किया है वो समझ सकता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। और मैं बहुत निराश होती हूँ इन सब चीजों को लेके। इवन एक चीज और जो मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी हुई, एक टाइगर नेस्ट नाम की जगह है पारो में, और हम लोग जब वहां गए, 7-8 किलोमीटर की चढ़ाई है वहां पर, और वहां पहुंचे तो भूटान सरकार ने पूरी चढ़ाई में ऊपर भी और बीच में भी कहीं पे भी डस्टबिन नहीं लगा रखे हैं। उनका ये कहना है कि आपका अपना कचरा है, आप जितना कचरा करेंगे आप अपने बैग में आप भर लीजिए, उसको ले आइए, हम केवल उतने से आपके कचरे के लिए क्यों पूरा का पूरा संसाधन खर्च करें, क्योंकि वहां पे कोई गाड़ियां नहीं जाती हैं, हमारे लोगों को पैदल चढ़ना है और पैदल इतने लोगों का कचरा लेकर आना है, तो वो लोग कोई डस्टबिन नहीं लगाते, आप अपना कचरा खुद लेकर आइए। लेकिन वहां पे हमारे सामने जितने भी इंडियन टूरिस्ट थे, वो चिप्स के पैकेट, पानी की बोतल पूरा का पूरा वहां फेंक के जा रहे थे, और जहां से कचरा कभी वो ला भी नहीं पाएंगे इतने घने जंगल में। तो वैसे इंडियन एक दुख भी होता है, शर्मिंदगी भी होती है और खराब भी लगता है। तो अभी हम लोगों को शायद ये सीखने की जरूरत है कि जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं
तो आप वहाँ क्या तौर तरीके होने चाहिए? आप शांत बैठे थोड़ी देर, वहाँ पे कम से कम आप शांत नहीं बैठ पा रहे हैं तो आपको म्यूजिक ही सुनना है तो आप हेडफोन लगा लीजिए, लेकिन कम से कम दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। लेकिन ये बात अभी मुझे लगता है सीखने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, कितना लगेगा आई डोंट नो। इसके पहले हम बातचीत को थोड़ा खत्म करें, मुझे लगता है कि मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था, मैं पल्लवी जी को तो थोड़ा बहुत व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, पर इसके अलावा बहुत कम, लेकिन किताब पढ़ते पढ़ते वो सारे चरित्र जो हैं वो मेरे दिमाग में ऐसे बस गए जैसे कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, गड्डू, देवे, कुछ। और इन तीनों का योगदान इसमें इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि संस्मरण तो आ गए, पर कुछ कुछ डायलॉग्स जो हैं वो बहुत ही खास हो गए। जैसे ये लोग बिहार पहुंचे तो बिहारी टोन उन सबकी बातों में आ गया, बंगाल पहुंचे तो एक चीज को पढ़ कर मैं बहुत हंसा, उसमें देव जो है उनका नाम बना, ये लोग सब कहते हैं, और मैं उसको पढ़कर इतना हंसा कि कुछ समय जब बंगाल पहुंचे तो उनको बोला भाई कह रहे हैं, या हाथी को हाँ बोला दादा, या हाथी को हाथी बोल रहे हैं। तो ये सारे जो छोटे छोटे से इसमें जो मैं उसको डायलॉग्स बोल सकता हूँ, वो जो उनके कमेंट्स थे वो बहुत ही रोचक हैं और इसमें बहुत खूबसूरती से आए हैं। इससे पहले कि हम ये सवाल जवाब खत्म करें, मैं चाहता हूँ कि हम भूटान से वापस भारत आ जाएं, बनारस पहुंचे और बनारस का कुछ अंश पाठ जो है वो राजेश जी की आवाज में सुने। घाट पर पहुंचते ही ख्याल आया कि आहा, कितनी सारी अलग अलग जीवन रंगीन तस्वीरों का कोलाज है यह घाट। सुबह की हवा गंगा जी में हल्की हल्की लहरें पैदा कर रही थी, तट पर बंधी नावें भी उसी लय में रक्स कर रही थी, और दूसरे किनारे पर बाल सूर्य गंगा की गोद से उठकर नभ को चूमने चल पड़ा था। सूर्योदय के साथ ही इसी घाट पर सुबह की आरती की तैयारी भी शुरू हो गई थी। कितना शीतल होता है सुबह उगता हुआ सूर्य। अक्सर सोचती हूँ कि सूर्य से नजरें सिर्फ उगते और डूबते वक्त ही मिलाई जा सकती हैं। जवान सूर्य का ताप प्रचंड होता है, यही तो सभी जीवों पर लागू होता है, उगते और ढलते वक्त नाजुक और कमजोर। शुक्रिया। कुछ और अगर आप अपनी तरफ से जोड़ना चाहते हैं? भूटान जाते समय और आते समय अभी जो मैंने बताया वही फर्क था कि भूटान जाते वक्त बेचैनी थी, भूटान से लौटते समय एक शांति थी। दूसरा ये मैं एडमिट करूंगी कि भूटान जाने के पहले थोड़ा सा मई का महीना होगा, अप्रैल मई में मोबाइल देखते मोबाइल पे समय बिताने की बहुत ज्यादा आदत पड़ गई थी। फोन पे बातें जिनसे रेगुलर बातें होती हैं, ऐसा लगता था कि यार इनसे बातें नहीं होंगी तो दिन कैसे पूरा होगा, मतलब ये तो जरूरी हिस्सा है जीवन का। दूसरा, आपको जब से ये अमेज़न और मिंत्रा आए तब से वो शॉपिंग की जो आदत पड़ी थी ये बहुत खतरनाक थी। लेकिन जब मैं भूटान से लौट के आई उस 20 दिन में मेरे पास पूरे 20 दिन में केवल एक कॉल आया, वो भी मैंने नहीं किया और मुझे भी किसी ने नहीं किया। इससे मुझे समझ में आया कि कोई किसी के लिए जरूरी नहीं है, किसी के बिना किसी की दुनिया नहीं रुक रही है, ना मेरे बिना औरों की दुनिया रुक रही है, ना औरों की दुनिया मेरे बिना रुक रही है। तो ये भी एक ठहराव और एक जो डिटॉक्सिफिकेशन हुआ कि ठीक है मोबाइल पे समय बिताना बहुत कम हो गया, आदत छूटी गई पूरी की पूरी। दूसरी, जो कहीं ना कहीं हम बात कितनी भी करें लेकिन हमारे अंदर रहता है एक हड़बड़ी, जल्दबाजी, किस चीज की है पता नहीं, मतलब जैसे सब भागते हैं वैसा होता है। हालांकि कोशिश रहती है कि हम ठहरे रहें, अपने लिए भी वक्त निकालें, लेकिन मैं देखती हूँ कि जब वहां पहुंच के लौटे तो और जो थोड़ी बहुत भी थी जल्दबाजी, हड़बड़ी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अब बहुत शांत था मन कि भाग के क्या ही कर लेंगे, क्यों चाहिए इतनी गति हमको। मतलब ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेन में बैठी है जो कभी नहीं पहुंचेगी कहीं पे भी, वो सिर्फ भागती जाएगी जीवन भर, और उसमें बैठने से बाकी कोई नुकसान नहीं है। नुकसान हमको यह है कि
कि हम खिड़की के बाहर का कोई नजारा नहीं देख पा रहे हैं, बस सिर्फ बैठे हैं और भाग रहे हैं। तो जो एक ठहराव है जिसके मायने और बेहतर तरीके से समझ में आए कि जितना आप स्थिर रहे, जितना आप मध्यम रहे, और फिर मुझे लगा कि हमारी बॉडी भी तो इसी, और जो हार्ट है हमारा वो भी तो एक, सांसें भी तो एक मध्यम लय में सबसे सुंदर आती हैं, या हार्ट भी जो आराम से धड़कता रहे वो सबसे अच्छा है। हमको क्यों जल्दी है? जो हमारा शरीर अलाउ नहीं करता है किसी भी चीज को, तो वो जो एक गति है उस पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लग गया। शॉपिंग साइट की क्रेविंग खत्म हो गई, बातों की भी जो एक फ्रीक्वेंसी थी लोगों से मोबाइल पे समय बिताने की वो खत्म हो गई, और थोड़ा सा लगा कि ये बातें दूसरों को भी बताएंगे तो शायद कुछ और कंट्रीब्यूट अपने देश के लिए कर सके, एक भी व्यक्ति बदल सका इससे तो शायद बेहतर होगा। ये थोड़े बहुत चेंज थे जो मैं भूटान से लेकर आई अपने साथ। धन्यवाद। और मैं दोस्त होने के नाते नहीं, पाठक होने के नाते रिकमेंड करूँगी कि आप जरूर पढ़िए, आपको आनंद भी आएगा और हम यहाँ बैठकर सफर भी कर पाएंगे। शुक्रिया। बहुत सुंदर सत्र रहा, और एक भूटान हमारे साथ, हमारे बीच में आ गया। और भूटान के साथ साथ इसके पहले सेशन में भी जो बातें हुई थी वो गति और उसकी तीव्रता को लेकर हुई थी 6 से 10 किलोमीटर में, और यहाँ भी लगभग वही बात निकल के आ रही है कि गति तो चाहिए, पर गति सम्यक गति चाहिए, अप्रोप्रिएट स्पीड हमारी जरूरत है। तो इस तरह से हम जिस गति में चल रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, उसका एक बार पुनरावलोकन किया जाना बहुत जरूरी है। और जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात और निकल के आती है, यात्रा है तो उनके साथ अड़चने आती हैं, लेकिन वो अड़चने हमें कुछ ना कुछ सबक दे के जरूर जाती हैं। तो उन्हीं अड़चनों के लिए कि आपकी बात से आ गया कि हत्ते शहर से निकली तो गाँव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव चली, सफर जो धूप का किया तो ये हुआ एहसास, तो जिंदगी में किया जो छाँव। तो इसके जो कथा के पात्र हैं, और आप सब जनों से अनुरोध है, परिवारजनों से कि एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं। और उससे पहले एक अशोक मानेश्वरी जी से निवेदन है कि वे धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आज की संध्या के लिए। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आपने इस सुंदर किताब और बहुत ही अच्छी किताब है। इसकी छपने से पहले भी बहुत सारी हमारे संपादक करते थे, और आज तो उसके बारे में सुना, बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर बातचीत के लिए, इतनी सुंदर बात के लिए। आपको तो बिल्कुल ऐसा महसूस ही नहीं क्या ऐसे पुलिस ऑफिसर के साथ बहुत अच्छी और आप सबका भी जो बहुत सारे हमारे साथी जो आज सुबह से ही यहाँ हैं, 11:30 बजे से, मतलब कुछ न कुछ यहाँ चल रहा है, और पीरियड से सारे सत्रों में हमारे साथ रहे, सारी बातें सुनी। हमारे संचालक रक्षा जी बहुत बढ़िया आपने संचालन किया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल और एक दिन और हमें झेल लीजिए कल और शाम 5 बजे से सब कार्यक्रम है हमारा शहर, हमारे सब। तो कल पुस्तक प्रदर्शनी का और इस किताब उत्सव का आखिरी दिन है। इसके बाद फिर हमारी कोशिश है कि ये सारा कार्यक्रम सालाना करें। बहुत अच्छा, मतलब भोपाल का ये अनुभव बहुत अच्छा रहा, मतलब 8 दिन सारे कार्यक्रम भी बहुत अच्छे हुए, और सबका जो हार्दिक सहयोग मिला इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत